नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के एक बिल्कुल नए सेगमेंट में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आज हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है ये है इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो मैच करने से रिलेटेड होते हैं, जिसमें एक तरफ 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, दूसरी तरफ 4 ऑप्शन रहते हैं और आपको उनका सही क्रम बैठाना रहता है। सामान्य तौर पर ये बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जब बात सिविल सर्विसेज की आ जाती है तो ट्विस्ट तो बनता है। और यही ट्विस्ट जो है वो यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है कि 2 इतने आसान दे दिए जाएंगे कि आप उसको देखते ही आंखें बंद करके जवाब दे दोगे, और 2 ऐसे आपको दे दिए जाएँगे जिनका शायद आपने कभी नाम भी ना सुना हो। और इसी वजह से आप देखिएगा कि एग्ज़ामिनेशन में कई बार ऐसा होता है कि जानते हुए प्रश्नों को भी विद्यार्थी, एस्पिरेंट्स गलत कर देते हैं, छोटी-छोटी गलतियों को, जिन्हें हम सिली मिस्टेक्स भी कहते हैं। तो इस तरह के सिली मिस्टेक्स को कम करने के लिए, इनकी संभावनाओं को कम करने के लिए, आज आपको मैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों एवं उनके लेखकों के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने अलग-अलग काल में अपना योगदान दिया और भारतीय इतिहास में आज वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसमें शुरुआत करना चाहूँगा आसान से पुस्तकों से, और फिर उसके बाद हम लोग जो अलग-अलग पुस्तकें उन पर आएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है बात पाणिनि के द्वारा लिखी गई किताब, जिसके बारे में आपने बार-बार सुना होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से लेकर रेलवे के एग्जामिनेशन तक लगभग हर एग्ज़ाम में कई-कई बार पूछा गया है, जिसकी गिनती अगर की जाए तो शायद वो 2 से 3 डिजिट में काउंट यानी कि हो सकता है कि यह 50 से 90 बार भी पूछा गया हो सकता है कि यह 100 बार भी पूछा गया हो, या 100 से ज़्यादा बार भी पूछा गया हो। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। और ये कौन सा है, तो पाणिनि की किताब का नाम क्या है, तो पाणिनि की पुस्तक का नाम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अष्टाध्यायी। उसके बाद आ जाता है वाल्मीकि ने किस पुस्तक की रचना रचना की थी, तो वाल्मीकि की किताब का नाम था रामायण। उसके बाद आ जाता है वेद व्यास। वेद व्यास ने किसकी रचना की थी, आपको अच्छी तरह से मालूम है, महाभारत की रचना की थी। और वेद व्यास की रचना महाभारत, मतलब कि वेद व्यास की रचना है महाभारत, लिखा किसने था, तो गणेश जी ने इसे लिखा था, ये भी आपको पता ही होगा। चाणक्य की रचना बहुत ही कॉमन है, अर्थशास्त्र उन्होंने लिखी थी। ये किससे संबंधित है, कई बार विद्यार्थी यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। तो अर्थशास्त्र एक किताब है, लेकिन यह इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बताती है, बल्कि ये शासन तंत्र के बारे में बताती है। तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र के 2 अर्थ निकल जाते हैं। इकोनॉमिक्स को भी अर्थशास्त्र कहते हैं, और ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स ना होकर एक किताब का नाम है। आगे उसके बाद आ जाता है मेगास्थनीज, जो भारत आए थे। उन्होंने भारत के संदर्भ में अपनी एक रचना की थी, जो कि हमें बहुत बाद में मिली, आधुनिक काल में आप कह सकते हैं मिली, लेकिन जब यह मिली तो इसने पूरे के पूरे भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण हिस्से को उजागर भी किया। तो मेगास्थनीज किस रचना, या इस रचना का नाम था इंडिका। आगे आ जाते हैं विष्णु शर्मा के बारे में। विष्णु शर्मा ने जिसकी रचना की थी वो है पंचतंत्र। अंग्रेज इससे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कई कई बार इसका अंग्रेजी संस्करण में अनुवाद कराया था, और ब्रिटेन में यह लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। तो याद रखिएगा, विष्णु शर्मा इसके लेखक थे। तो विष्णु शर्मा ने किसकी रचना की थी, पंचतंत्र की। उसी तरह से पतंजलि, बाबा रामदेव की पतंजलि आपने देखा होगा, बाबा रामदेव की जो संस्था है उसका नाम पतंजलि है। वास्तव में पतंजलि एक व्यक्ति थे, और इनकी रचना, जो उस रचना का नाम था महाभाष्य, तो पतंजलि की रचना है महाभाष्य। नागार्जुन एक विद्वान थे। नागार्जुन ने जिस रचना को किया था, यह थी सत सहसारिका सूत्र। और याद रखिएगा, ये कुषाण काल में मौजूद थे। कहने का मतलब है, कुषाणों के काल में ये हुए थे, जिनका नाम था नागार्जुन, और इनकी रचना का नाम है सत सहसारिका सूत्र। उसी तरह अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित। अश्वघोष ने एक और रचना की थी जिसका नाम था सौंदरानंद। उसके बाद आ जाते हैं वसुमित्र। वसुमित्र भी कुषाण काल के ही थे, और वसुमित्र की रचना का नाम है महाविभाषा शास्त्र। इसी तरह से अनदर हम लोग आ जाते हैं, तो वसुमित्र के बाद फिर आ जाते हैं आपका भास। भास का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिएगा, भास की रचना का नाम था स्वप्न वासवदत्ता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है, भास, अश्वघोष, वसुमित्र, मेगास्थनीज। तो आंसर हो जाएगा आपका भास। आगे उसी तरह से कात्यायन। कात्यायन ने जिस किताब को लिखा था उसका नाम है कामसूत्रा।
उसी तरह कालिदास बहुत ही फेमस नाम है। कालिदास की कोई एक रचना नहीं है, कालिदास ने कई रचनाएं की थी। तो कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी, तो याद रखिएगा कालिदास की रचना है कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम। ये सभी किसकी रचनाएं हैं, तो ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास के बारे में एक और यूनिक बात आप जानिएगा, इन्होंने अपनी रचनाएं तो की, इन्होंने ये भी बताया महिलाओं से इसके संबंध में कि महिलाओं की जो मुस्कान होती है उसकी भी कोई एक कैटेगरी नहीं होती, कई तरह की मुस्कान होती है। और इन्होंने बताया कि महिलाओं की हर मुस्कुराहट का एक अलग रीज़न, कारण और उसके अलग अर्थ होते हैं। जब अंग्रेज़ों ने इसे सुना तो उसके बाद, और पढ़ा तो उसके बाद वो आश्चर्यचकित रह गए थे कि ऐसा हो कैसे सकता है कि कोई व्यक्ति इतनी बारीक समझ रखकर ऐसी बातें बता सके जिसके बारे में दूर दूर तक सोचना भी तत्कालीन समय में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस समय संपूर्ण विश्व जो था वो अंधकारमय युग में था। जबकि भारत में हम लोग उस लेवल पर पहुंच चुके थे, भारतीय विद्वान उस लेवल तक पहुंच चुके थे कि इन्होंने ये तक बता दिया कि महिलाओं की मुस्कुराहट कितनी तरह की होती है। तो कालिदास के संदर्भ में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। आगे उसके बाद आ जाता है भरत मुनि। भरत मुनि की रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। उसी तरह विशाख दत्त ने रचना की थी देवी चंद्रगुप्तम की। उसी तरह से आ जाते हैं शूद्रक। शूद्रक की रचना का नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम याद रखिएगा शूद्रक की रचना, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। आर्यभट्ट बहुत ही फेमस नाम आपने सुना होगा। आर्यभट्ट की जो रचना है उसका नाम है सूर्य सिद्धांत। आई रिपीट अगेन, आर्यभट्ट की रचना का नाम क्या है, तो सूर्य सिद्धांत। आगे उसके बाद है वराह मिहिर। वराह मिहिर की रचना का नाम है वृहत संहिता। वराह मिहिर ने जिस किताब की रचना की थी वृहत संहिता, ये गुप्त काल से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं सोमदेव। सोमदेव की रचना का नाम है कथा सरित सागर। सोमदेव ने किसकी रचना की थी, तो याद रखिएगा सोमदेव ने रचना की थी कथा सरित सागर की। आगे उसके बाद आ जाता है वसुबंधु। वसुबंधु की जो रचना है उसका नाम है अभिधम्म कोश। वसुबंधु की रचना कौन सी है, तो याद रखिएगा वसुबंधु की रचना का नाम है अभिधम्म कोश। उसी तरह से आ जाते हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त की एक और रचना है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देती है। तो विशाख दत्त की दो रचनाएं हो गई, एक हो गया देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा हो गया मुद्रा राक्षस। तो इन दोनों को अच्छी तरह से याद रखिएगा। आगे उसके बाद आ जाता है भट्टी। भट्टी ने रचना की थी रावण वध की। उसी तरह से आ जाता है आपका भारवी। भारवी ने रचना की थी किरारता जूनियम की। उसके बाद आ जाते हैं दंडी। दंडी ने रचना की थी दस कुमार चरित की। बाण भट्ट ने रचना की थी हर्ष चरित और कादंबरी की। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। बाण भट्ट ने रचना किसकी की थी, तो उसने रचना की थी हर्ष चरित और कादंबरी की। उसी तरह से सुबंधु एक विद्वान थे 7वीं शताब्दी में, इन्होंने रचना की थी वासवदत्ता की। याद रखिएगा सुबंधु ने किसकी रचना की थी, तो वासवदत्ता की रचना की थी। आगे चलकर उसके बाद आ जाते हैं हर्षवर्धन, जो कि भारत के शासक भी थे और इन्होंने भी नाटक की रचना की है। नाटक मतलब किताबें लिखी जो नाटक के रूप में है। तो इनकी जो पुस्तकें हैं या नाटक है वो है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। इन तीनों को याद रखिएगा, हर्षवर्धन की रचनाएं हैं नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। आगे उसके बाद आता है भवभूति। भवभूति की रचना है मालती माधव। भवभूति की रचना कौन सी है, तो याद रखिएगा मालती माधव। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट जयानक। जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। जयानक ने किसकी रचना की है, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज विजय की रचना की है जयानक ने। और उसके बाद फिर आ जाता है राजशेखर। राजशेखर की रचना है कपूर मंजरी। राजशेखर ने किसकी रचना की है, तो याद रखिएगा कपूर मंजरी की। और साथ ही साथ उनकी एक और रचना है जिसका नाम है काव्य मीमांसा। तो राजशेखर की दो रचनाएं हो गई, एक हो गई कपूर मंजरी, दूसरा हो गई काव्य मीमांसा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका पद्मगुप्त। पद्मगुप्त की रचना है नौ सहस्रांक चरित। ये मतलब कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है, लगभग हर एग्जाम में तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये 2-3 एग्जाम में ही पूछा गया है, तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नौ सहस्रांक चरित की रचना किसने की थी, पद्मगुप्त ने की थी। आगे उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है नौ सहस्रांक चरित की रचना की है पद्मगुप्त ने। एंड देन उसके बाद फिर आप आ जाता है राजा भोज। राजा भोज की रचना है आपका शब्दानुशासन। एंड देन क्षेमेंद्र की रचना है वृहत कथा मंजरी। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार, तो क्षेमेंद्र की रचना है वृहत कथा मंजरी। उसके बाद है श्रीहर्ष की रचना है नैषध चरितम। श्रीहर्ष की रचना कौन सी है, तो नैषध चरितम। उसके बाद है विल्हन की रचना है विक्रमांक देव चरित। विल्हन की रचना कौन सी है, विक्रमांक देवचरित। उसके बाद होता है हेमचंद्र। हेमचंद्र की रचना है कुमारपाल चरित। जयदेव की रचना है गीत गोविंद। जयदेव ने जो रचना की थी उसका नाम था गीत गोविंद। चंदर बरदाई ने रचना की थी पृथ्वीराज रासो की। इसे याद रखिएगा, चंदर बरदाई ने कौन सी रचना की थी, तो पृथ्वीराज रासो की। कल्हन की रचना
राजतरंगिणी इसे इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि भारत की पहली पुस्तक जिसे ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा दिया गया वो कल्हन की राजतरंगिणी ही है, जिसे कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में बताया। तो इसी वजह से कल्हन की राजतरंगी याद रखिएगा। इसे आगे चलकर कल्हन की मृत्यु के बाद ज्योनराज ने आगे बढ़ाया था और उन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया था। तो कल्हन की राजतरंगिणी हो जाती है। उसके बाद आ जाता है सोमेश्वर की रसमाला और माघ का शिशुपाल वध। तो आपका हो गया सोमेश्वर की रसमाला और माघ का शिशुपाल वध। तो ये कुछ पुस्तकें मैंने बताई और इनके लेखकों के बारे में बताया। इनके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो केवल एक ही पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। उस क्वेश्चन के पूछने का मेन पर्पस होता है विद्यार्थियों के एक होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि समग्र जो पहुंच है या समग्र नज़रिया है उसे समझना। और ये तभी समझा जा सकता है जब विद्यार्थी को हर प्रकार के प्रश्न का जो आंसर है वो देने की क्षमता हो, और साथ ही साथ अगर उसे वो प्रश्न कम आए तो भी वह अपनी जो तार्किक क्षमता है उसका प्रयोग करके उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पहला पर्पस या पहला मोटो ही यही होता है, व्यक्ति की तार्किकता का प्रयोग करना, ताकि वह जब फील्ड में जाए, फील्ड कहने का मतलब है कि जब वो अपने पदभार को ग्रहण करे, जब वहाँ पर उसको कार्य में अपना प्रदर्शन करना हो, तो वहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि बनी बनाई परिस्थितियाँ हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आज 1 तारीख है, 1 तारीख को कुछ नहीं होगा, 2 तारीख को इतने बजे यहाँ पर ये समस्या उत्पन्न होगी और आपको जाकर उसे संभालना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। परिस्थितियाँ जो होती हैं, परिस्थितियों के अनुसार और समस्याओं के अनुरूप तत्कालीन या तत्क्षण निर्णय, यह एक सिविल सर्वेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं, कार्य प्रणाली में से एक है। और इसी कारण से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन तैयार किया जाता है, इसमें देखिएगा इसका लेवल बहुत ही अलग होता है। टफ या आप कह सकते हो इजी का यहाँ पे मैं टर्म यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि टफ और इजी की डेफिनेशन व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करती है। एक प्रश्न जो है वो हो सकता है कि एक केजी या प्रेप क्लास के नर्सरी के बच्चे के लिए आसान हो, और सेम क्वेश्चन जो है एक 30-40 साल के व्यक्ति से हो सकता है पूछ दिया जाए तो वह उस प्रश्न का उत्तर न दे सके। तो इसका साफ कहने का अर्थ यही होता है कि प्रश्नों का स्तर जो होता है वो व्यक्ति की क्षमता और योग्यता के अनुसार बदलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो इसीलिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में याद रखिएगा, अप्रोच की बहुत अधिक महत्ता है। जितना ज़्यादा दूरदर्शी एवं जितना हॉलिस्टिक अप्रोच रहेगा, उतने ही ज़्यादा सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस सेगमेंट को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ और एग्जामिनेशन से रिलेटेड उस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।